Hello guys, welcome to our YouTube platform. This video is the fourth part of our current chemistry topics MCQs के रिगार्डिंग. आपको पता होगा कि 500 MCQs हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम वीडियो रिगार्डिंग हम इनको खत्म करेंगे. तो दिस इज द फोर्थ पार्ट रिगार्डिंग दिस स्प्रिंट. तो अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस की सीरीज जो है 30 क्वेश्चंस की चल रही थी. अभी तक हम 3 पार्ट कर चुके हैं, 90 क्वेश्चंस डन कर दिए हैं. फोर्थ पार्ट अगेन 30 क्वेश्चन से कंसिस्ट है, तो ये भी अच्छे से हम करने की कोशिश करेंगे. मुझे पता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन पहले से आते होंगे, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. जो केमिस्ट्री वाले बैकग्राउंड से नहीं है बच्चे, मैं उनके लिए थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन देने की कोशिश कर रहा हूँ जितना मुझे पता लग रहा है. ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, कह रहा है ये क्या एमिट करते हैं जिसकी वजह से ये इतने डेंजरस होते हैं. डेंजरस तो होते ही हैं ऑब्वियसली, तो क्या एमिट करते हैं? बेसिकली ये ना अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, अगर आप देखोगे ये सारी की सारी रेज एमिट करते हैं. अल्फा रेज जो है वो हीलियम पार्टिकल जो है वो एमिट करता है. हीलियम का पार्टिकल देखोगे वो अल्फा रे एमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. बीटा रेज की बात करोगे आप तो बीटा रेज जो है वो हाई स्पीड प्रोटॉन्स या पॉजिट्रॉन्स बोलोगे आप, या प्रोटॉन्स बोलोगे, जो बहुत ज्यादा हाई स्पीड में मूव कर रहे हैं वो यहाँ पर क्रिएट करते हैं बीटा रेज. और गामा रेज क्रिएट करते हैं, गामा रेज क्रिएट होता है फोटॉन्स की वजह से. अब गामा रेज में होती है पेनिट्रेटिंग प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये पेनिट्रेट कर लेता है. गामा रेज जो है ह्यूमन बॉडी को भी पेनिट्रेट कर लेता है बेसिकली. तो गामा रेज जो है वो फोटॉन्स के मूवमेंट से या फोटॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होता है. तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देखो तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एमिट, ये तीनों रेज एमिट करते हैं, अल्फा बीटा गामा. तो ये यहाँ पर ABG अल्फा बीटा गामा का सिंबल यूज किया गया है. ऑप्शन नंबर डी यही इसका सही जवाब है. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एलिमेंट्स विच कैन फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर. कह रहा है कि दो एलिमेंट इन 4 ऑप्शंस में ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं. सबसे ज्यादा कंपाउंड जो इस पूरी दुनिया में हमारे पास है, दीज आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स आर बेसिकली हाइड्रोजन और कार्बन का कोलैबोरेशन या बॉन्डिंग में जब आपस में रहते हैं, दीज आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. अब हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन होता है, और सबसे ज्यादा धरती पे जो कंपाउंड मिलते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स के ही मिलते हैं. तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन एंड हाइड्रोजन. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. एक सेकेंड. आइसोबार्स आर लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल रेनफॉल, प्रेशर, पॉपुलेशन, हाइट अबव सी लेवल. आइसोबार के बेसिकली केमिस्ट्री में ना 2 मतलब है. पहला वाला इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग है, दूसरा वाला बता देता हूं, जब आगे कभी आएगा तो आपको पता चल जाएगा. आइसोबार एक ऐसा टर्म है जो सेम बार एक प्रेशर मापने का यूनिट है. ठीक है, जैसे एटमॉस्फेयर बार हो गया, mm ऑफ Hg हो गया, टॉर हो गया, ये सारे के सारे प्रेशर मेजर करने के यूनिट्स हैं. तो जो आइसोबार है, आइसो का मतलब होता है सेम, बार का मतलब होता है प्रेशर, बार इज द यूनिट रिगार्डिंग प्रेशर. तो आइसोबार के हिसाब से जो इसका ऑप्शन बनेगा दैट इज प्रेशर बी. ठीक है, इसका एक और मतलब है, आइसोबार केमिस्ट्री में उन 2 एलिमेंट्स को भी या उन 2 एलिमेंट्स को या एटम्स को भी बोला जाता है जिसका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है पर एटॉमिक मास सेम है. ठीक है, जैसे पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया. पोटेशियम का मास 9, एर्गॉन हो गया, नॉट पोटेशियम, एर्गॉन हो गया. ठीक है, एर्गॉन जैसे मैं बता रहा हूँ, एर्गॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर अगर आप देखोगे तो एटॉमिक नंबर ऑफ एर्गन इज 18, एटॉमिक मास इज 40, इसका एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास इज 40. तो क्या एटॉमिक मास सेम? बिल्कुल सेम. एटॉमिक नंबर डिफरेंट? बिल्कुल डिफरेंट. तो इन तरीके के जो दोनों के दोनों एटम्स हैं, इसके ग्रुप को, इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे आइसोबार्स. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो प्रेशर के अकॉर्डिंग था. आगे कभी आइसोबार्स का ये वाला कॉन्सेप्ट आए तो जरूर समझना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों. क्वेश्चन नंबर 4, हु डेवलप्ड द मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. कहता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो मॉडल्स हैं वो किसने बनाए हैं. सबसे पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो मॉडल था वो थॉमसन ने दिया था. दिस इज थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल. दूसरा मॉडल जो ट्राई किया था वो बहुत अच्छा मॉडल था, दैट इज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम. थर्ड मॉडल इज आपका, अगर आप देखोगे, दैट इज बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम. ठीक है, एंड फोर्थ वन इज सोमरफील्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम. सोमरफील्ड ने दिया था चौथा मॉडल. तो इन चारों में से आप देख रहे हो कि रदरफोर्ड और बोहर का ऑप्शन जो है आपके पास अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर ए. तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे हम सही जवाब के लिए. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर मेड फ्रॉम. क्या था? सिंथेटिक डिटर्जेंट इनमें से किस चीज की वजह से बनते हैं?
सिंथेटिक डिटर्जेंट बनाने के पीछे कंपाउंड लगता है, दैट इज कॉल्ड लाप्सा. लाप्सा इज नथिंग बट लीनियर अल्काइल चेन्स ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड. ठीक है, लीनियर अल्काइल चेन्स ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड. तो जो डिटर्जेंट है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनते हैं, लाप्सा से बनते हैं. और अगर आपको सोप का सवाल आ जाए वो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं. तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड के ऑप्शन के साथ जाना है आपने यहाँ पे, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड. ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट. कह रहा है कि ये 3 ऑप्शन है, कह रहा है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है. क्या हेमाटाइट आयरन की ओर है? बिल्कुल है. क्या पिच ब्लेंड कॉपर की ओर है? नहीं, ये यूरेनियम की ओर है. पिच ब्लेंड इज द ओर ऑफ यूरेनियम. यूरेनियम के साथ ये UO2 या UO3 इस फॉर्म में मिलता है पिच ब्लेंड. ऑक्सीजन साथ में इसके इंप्योरिटी होती है, तो यूरेनियम का ओर है. पिच ब्लेंड इसलिए बोलते हैं, ब्लैक कलर का होता है, हाई डेंसिटी होती है इसकी. तो पिच ब्लेंड वाला ऑप्शन गलत है. मोनाजाइट थोरियम की ही ओर है, सही है. तो ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है. ऑप्शन नंबर सेकंड, ओनली सेकंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट बताना था ना, तो पिच ब्लेंड वाला ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों. व्हाट आर आइसोबार्स. देखो अभी बनाया, अभी आ गया. आइसोबार ऐसे से जिसका सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. ठीक है, ऐसे ग्रुप को बोलते हैं आइसोबार्स. अब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए, एटॉमिक मास सेम होना चाहिए. एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक नंबर, नहीं, गलत. एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर सही है, बट सेम एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर, बिल्कुल सही. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए, मास नंबर जो है वो सेम होना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं आइसोबार. तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो वो कुछ ऐसा है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो. ओजोन इज एन डैश ऑफ ऑक्सीजन. कहता है ओजोन ऑक्सीजन का क्या है, एलोट्रॉप, आइसोटोप, आइसोबार या आइसोटोन. ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है. ऑक्सीजन O2 की प्रेजेंस में भी होता है और O की प्रेजेंस में भी होता है. इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन. अनस्टेबल होता है ऑक्सीजन, ये एयर वाला, और ये ओजोन है जिसकी कवरिंग अर्थ के इर्द गिर्द है, जो हमें क्या कहते हैं कि हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है. ठीक है, दैट इज आपका ओजोन. तो ओजोन बेसिकली एक एलोट्रॉप है. एलोट्रॉप होता है कि जब कोई एक एटम एक से ज्यादा किस्मों में अवेलेबल हो. अब ऑक्सीजन एटम है, वो O2 की प्रेजेंस में भी है, O की प्रेजेंस में भी है, O3 की प्रेजेंस में भी है, तो वो तो एलोट्रॉप हुआ. तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, एलोट्रॉप. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. देखो मेरा बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर्ट गैस. कह रहा है इसमें से कौन सी एक इनर्ट गैस है. बेसिकली इनर्ट गैसेज आर दोज एलिमेंट्स जो 18th ग्रुप का पार्ट है. इनको नोबल गैस बोलते हैं, याद रखना, नोबल गैस बोलते हैं. ये नॉन रिएक्टिव नेचर की होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्शन नहीं करते एक्सेप्ट जिनॉन की रिएक्शन होती है. जिनॉन के कंपाउंड बनते हैं XeF2, XeO2F2, बहुत सारे कंपाउंड जिनॉन के बनते हैं. ठीक है, तो नोबल गैसेस 18th ग्रुप का पार्ट है. 18th ग्रुप में अगर आप नोबल गैसेस देखोगे, दैट इज हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन. ये नोबल गैसेस हैं. अब यहाँ पर इन ऑप्शंस में से आपको कौन सा मिल रहा है वो देख लो. क्या हाइड्रोजन इसका पार्ट था इस सीरीज का? नहीं. क्या नाइट्रोजन है? नहीं. क्या ऑक्सीजन है? बिल्कुल नहीं. क्या एर्गॉन है? बिल्कुल. एर्गॉन एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक मास 40. ठीक है, एर्गॉन जो है यहाँ पर एक इनर्ट गैस है. तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या सिंबलाइज कर रहा है. विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल. सॉलिड सोल मतलब जिसमें, सॉलिड सोल का क्या मतलब है बच्चों, जिसमें सॉलिड, अब देखो जो चीज जिसमें कोई चीज घुलती है उसको बोलते हैं डिस्पर्स मीडियम. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक पानी में नमक डाला, तो जो जिसमें कोई चीज घुल रही है, मतलब जो सॉल्वेंट है या डिस्पर्स्ड मीडियम है, वो यहाँ वाटर है, और जो चीज घुल रही है उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेस. अब नमक जो है वो हो गया आपका सॉल्यूट, पानी जो है वो आपका हो गया सॉल्वेंट. तो अगर नमक वाला पानी बनाया तो अगर नमक वाला पानी आपने बनाया तो मैं बोलूंगा सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में घुला ना नमक वाला पानी. तो वैसे ही कह रहा है कि सॉलिड सॉल्यूशन को क्या होगा. सॉलिड सॉल्यूशन मतलब जो सॉलिड इन सॉलिड होता है, किसी सॉलिड में अगर सॉलिड घोल दिया जाए या मिक्स कर दिया जाए. एलॉयज इसकी एग्जांपल है.
पर यहाँ पे एलॉयज तो है नहीं वर्ड, पर यहाँ एलॉय स्पेसिफिक वर्ड तो है नहीं, तो आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में लिक्विड होता है, फोम में लिक्विड होता है, रबर में लिक्विड कंटेंट होता है। कलर्ड जेमस्टोन्स, कलर्ड जेमस्टोन्स इसका आंसर है सॉलिड सोल का, याद रखना। कलर्ड जेमस्टोन्स जो होते हैं वो सॉलिड सोल होते हैं, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं, और अगर आप इनको 5 से 6 मिनट के लिए इनको अगर आप हीट करो या बॉईल करो नॉर्मल वाटर के साथ, तो ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे इनको ब्रेक डाउन करना ईजी हो जाता है। तो कलर्ड जेमस्टोन्स इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का, ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडिएशन दैट कैन पेनिट्रेट डीपेस्ट इन अवर बॉडी। क्या था, कौन सी रेडिएशन हमारी बॉडी में डीपेस्ट पेनिट्रेट कर सकती है? वही कर सकती है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है ना। वेवलेंथ और पेनिट्रेशन का आपस में इनवर्स रिलेशन है, याद रखना, ठीक है। पेनिट्रेशन इफेक्ट उसका कम है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, जिसका वेवलेंथ कम उसका पेनिट्रेशन ज्यादा। गामा पार्टिकल्स की वेवलेंथ यहाँ पे सबसे कम है इस ऑप्शन में, तो गामा पार्टिकल जो है सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन करेगा। इसकी पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात मैंने एक पहले वाले क्वेश्चन में भी करी थी, जो इसी सेट में का पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 5 या 6 रहा होगा शायद से। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जो पेनिट्रेशन ज्यादा अच्छा कर सकता है, दैट इज गामा पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कह रहा है ऐसे एटम्स जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर इज सेम पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, मतलब इसको प्लस करके जो आंसर आएगा वो डिफरेंट आएगा, तो मास डिफरेंट है। तो ऐसे एलिमेंट या ऐसे एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। तो आइसोटोप्स ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द मेटल्स कॉमनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर। कह रहा कौन से मेटल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होते हैं? मैं बताता हूँ। गोल्ड आपका यूज होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, क्रोमियम यूज होता है, कॉपर यूज होता है, निकल यूज होता है। ये 4 मेटल सबसे ज्यादा यूज होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। गोल्ड की आप आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स बनाते हो, आर्टिफिशियल फेक ज्वेलरी बनाते हो, जिसमें आप एल्यूमिनियम की ज्वेलरी होती है या कॉपर की ज्वेलरी होती है, उसके ऊपर गोल्ड का पानी चढ़ाते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं उसको। तो ये 4 एलिमेंट सबसे ज्यादा असेंशियल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। तो यहाँ पर गोल्ड तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करता है पर सोडियम क्रोमियम नहीं करता, तो ये ऑप्शन नहीं है। क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करता है, कॉपर भी करता है, निकल भी करता है, तो ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए बी। बाकी ऑप्शंस गो थ्रू करते हैं एक बार। निकल करता है, लेड और क्रोमियम, लेड नहीं करता, क्रोमियम भी करता है, गोल्ड करता है, सोडियम पोटेशियम नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा देख लेना, ऑप्शन नंबर बी आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। टाइप मेटल यूज्ड इन प्रिंटिंग प्रेस इज एन एलॉय ऑफ। कह रहा है कि जो आप टाइप मेटल प्रिंटिंग प्रेस में जो आप मेटल यूज करते हो, जो टाइप मेटल प्रिंटिंग प्रेस में यूज होता है, वो इनमें से किसका एलॉय है? टाइप मेटल बेसिकली एलॉय है लेड और एंटीमनी का, याद रखना, ठीक है। लेड और एंटीमनी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। टाइप मेटल की अगर आप बात करोगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। लेड, एंटीमनी और टिन होता है बेसिकली, ठीक है। तो लेड, एंटीमनी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Which among the following stage is suitable indicator when solution of sodium carbonate is mixed with sulfuric acid? कह रहा है अगर सोडियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक एसिड से मिक्स किया जाए तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा इंडिकेट करेगा? मिथाइलिन ब्लू कोई इंडिकेटर नहीं है, मिथाइल रेड कोई इंडिकेटर नहीं है, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर है, पर ये एसिड्स को इंडिकेट नहीं करता। बेस के केस में ये पिंक कलर देता है, याद रखना, ठीक है। तो यहां पर तो हम एसिड यूज कर रहे हैं, तो मिथाइल ऑरेंज एसिड को इंडिकेट करेगा, और एसिड के केस में मिथाइल ऑरेंज जो है वो कलर देगा रेड, और बेस के केस में ये कलर देता है येलो, याद रखना। ऑरेंज है ना, ऑरेंज कौन कौन से कलर से बनता है? रेड और येलो, तो एसिड के केस में रेड कलर देगा और बेस के केस में येलो कलर, ऐसे ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज से कन्वर्ट होगा ये, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। मिथाइल ऑरेंज आंसर था उसका। नेक्स्ट आ जाओ। इफ देयर इज 1 मिलियन Mg2 पॉजिटिव आयंस इन MgCl2, हाउ मेनी क्लोराइड आयंस आर देयर? Mg2 पॉजिटिव आयन कह रहा है 1 मिलियन दे दिया गया, ठीक है। 1 मिलियन Mg2 पॉजिटिव आयन है। MgCl2 कंपाउंड दिया, कह रहा है क्लोराइड आयन कितने होंगे? अब इसमें 1 Mg का आयन होगा और 2 क्लोराइड आयन होंगे, Cl नेगेटिव आयन, तो 2 होंगे ना। तो अगर 1 के लिए 2 है
क्लोराइड। तो 1 मिलियन के लिए, क्या 1 मिलियन के लिए क्या ये 2 मिलियन नहीं होंगे? तो इसका आंसर बनेगा 2 मिलियन। तो एक अगर आप मैग्नीशियम देखोगे 1 MgCl2 के लिए 2 क्लोराइड आयन है ना, तो 1 मिलियन अगर Mg2 पॉजिटिव बन रहे हैं मतलब 1 मिलियन यहाँ पर MgCl2 हो गए। समझ आ रही बात? तो Cl2 कितने बनेंगे? 2 मिलियन। 2 मिलियन आंसर है इसका, 2 मिलियन। ऑप्शन नंबर ए, 2 मिलियन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मर्क्यूरी इज ए लिक्विड मेटल। बहुत आसान सा सवाल, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, लिक्विड मेटल है। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 17 का। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस क्वेश्चन पे। द हाईएस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। द एलिमेंट विद हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज, कह रहा है ऐसा एलिमेंट जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है पहली, वो क्या, वो इनमें से कौन सा एलिमेंट है? सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी समझो। आयोनाइजेशन एनर्जी होता है जब किसी एटम को आप अमाउंट ऑफ कुछ एनर्जी दे रहे हो, जब किसी एटम को आप कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर आप दे रहे हो, तो एनर्जी जब आप सप्लाई कर रहे हो उसके बदले में वो इलेक्ट्रॉन बाहर कर रहा है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन, अगर पहली अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने दी और पहला एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट निकलने के बाद जब दूसरे एलिमेंट को आप दूसरे इलेक्ट्रॉन को जब आप एनर्जी दोगे उसके बाहर आने के लिए, उसको बोलते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और थर्ड, फोर्थ ऐसे चलता रहता है, तीसरे तक लास्ट होता है। तो देखा यह गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हुआ और इलेक्ट्रॉन निकालने से स्टेबिलिटी आई तो पहला आयोनाइजेशन एनर्जी होता है लो। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? बेसिकली द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। मतलब वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे बाहर वाला शेल होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नंबर है 1, हीलियम का नंबर है 2, लिथियम का नंबर है 3 और सोडियम का नंबर है 11। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ KLMN वाली, छोटी क्लासेस वाली, ना कि बड़ी वाली, तो इसका शेल में आएगा 1, इसमें आएंगे 2, इसमें आएगा 2 और इसमें आएगा 1, इसमें आएगा 2, इसमें 8 और इसमें 1। ये कॉन्फ़िगरेशन है। हालांकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में बोलते हैं 18। तो इस तरीके से, तो ऑक्टेट और ड्यूप्लेट रूल के हिसाब से पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और दूसरे शेल में 8। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो आसानी से निकल जाएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं इसका, ये स्टेबल है ना, क्यों? क्योंकि ये कौन सा रूल मान रहा है? अभी बताया, ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट। तो ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट रूल के हिसाब से आपके पास शेल में, आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो 8। तो इस हीलियम वाले एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 है, पर यहाँ पर एनर्जी जो आएगी वो इसके निकलने के लिए आएगी। अगर ये निकल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, और यहाँ पर अगर ये निकल जाए तो ये भी स्टेबल हो जाएगा क्योंकि ऑक्टेट बन जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा पहली बारी में क्योंकि ये स्टेबल ऑलरेडी है। तो हीलियम इसका सही आंसर होगा। समझ आई बात? नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में बताना, डिटेल्ड वीडियो लाएंगे इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी पे आपके लिए, डोंट वरी, घबराना नहीं है। ठीक है, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? कह रहा है इसमें से सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सा है? आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म वो है जिसमें कार्बन कंटेंट कम है, कार्बन कंटेंट लो है, तो वो प्योरेस्ट फॉर्म है। तो रॉट आयरन ऐसा आयरन है जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा कम है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.8% कार्बन कंटेंट होता है इसमें, बस 0.8%, बाकी सारा आयरन होता है। तो ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन माना जाता है, रॉट आयरन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। डी आंसर है इस 19th का। द एसिड विच फेल्स टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट इज। कह रहा है इन चारों में से कौन सा एसिड है जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालेगा सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन शो करके। अब मैं बताता हूँ, ये चारों एसिड में एक ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, कार्बोनिक एसिड। कोल्ड ड्रिंक्स में भी होता है ये एसिड। ये जो कार्बोनिक एसिड है ये खुद सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन से बनता है। समझ रहे हो? ये खुद सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है। ये बहुत ही ज्यादा वीक एसिड होता है, ये रिएक्शन बहुत कम करता है इनके कंपैरिजन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो बनेगा कार्बोनिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फोटोकेमिकल स्मॉग इज अ रिजल्टेंट ऑफ द रिएक्शन अमंग। कहता फोटोकेमिकल स्मॉग जो है इनमें से किन चीजों के जुड़ने की वजह से बनता है? फोटोकेमिकल स्मॉग के बनने के लिए पीछे NO2, O2, एक पैन होता है पिरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये 3 केमिकल होते हैं,
इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लगते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं और ये बनाते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग इज जनरली अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ठीक है, ये पॉल्यूशन कॉज करता है, पॉल्यूटेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग अगर आप देखोगे NO2 O2 और पैन से बन रहा है, NO2 O2 और पैन हो गया पिरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, कहाँ पे लिखा है, ये दो ऑप्शन है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पर O2 है ना, यहाँ पर CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ी होता है, NO2 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है फॉर क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। द मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ओर इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ, कह रहा है आयरन ओर मिल गई आपको, कह रहा है आयरन ओर मिल गई आपको, कह रहा है इसको मैन्युफैक्चर करना है, आयरन निकालना है, तो ऑक्सीजन अलग करना पड़ेगा, अगर ऑक्सीजन अलग करना पड़ेगा तो लूज ऑफ ऑक्सीजन होगा, अगर लूज ऑफ ऑक्सीजन है तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, क्या ये रिएक्शन रिडक्शन नहीं हुई, रिडक्शन होता है ना, लूज ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन लूज हुआ, तो यहाँ पर रिएक्शन है रिडक्शन। और जो प्रोसेस यूज करते हैं आयरन की प्यूरिफिकेशन के लिए उसको बोलते हैं स्मेल्टिंग, याद रखना, स्मेल्टिंग। प्रोसेसेस थोड़ा सा पढ़ना, प्रोसेसेस से सवाल बहुत आते हैं, ठीक है, स्मेल्टिंग बोलते हैं, और ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर लूज हो रहा था। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज पॉल्यूशन इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कह रहा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है इंडिया के कुछ एरियाज में, कह रहा सही ऑप्शन करेक्ट करो। आर्सेनिक तो करता है, सॉर्बिटॉल नहीं करता, फ्लोराइड भी करता है, फॉर्मल्डिहाइड नहीं करता, यूरेनियम, ये तीन जो है ये हमारे पास परमिसिबल अमाउंट में, इनका एक अमाउंट है कि इतनी परमिशन है इनकी कि ये इतने अमाउंट में होने चाहिए। जैसे अगर आप आर्सेनिक वगैरह की बात करोगे, आर्सेनिक हमारे पास जो है वो लगभग आर्सेनिक और फ्लोराइड जो है वो हमारे पास लगभग 10 माइक्रोग्राम पर लीटर परमिसिबल है, और यूरेनियम अगर आप देखोगे इट इज़ अप टू 60 माइक्रोग्राम परमिसिबल है पर लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये एज अ पॉल्यूटेंट्स यूज होते हैं। पॉल्यूटेंट्स यूज क्या होते हैं, ये ड्रॉबैक ही है कि एज अ पॉल्यूटेंट यूज हो रहे हैं, प्यूरिफाइड वाटर पीना चाहिए, ठीक है। ये मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं होते, पर तभी परमिसिबल अमाउंट में होंगे तो चलते हैं, ठीक है। तो कहता है कि इनमें से कौन सा मिलता है, आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। ए सी और ई, ए सी और ई है ऑप्शन नंबर सी, देख लो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड इज बिकॉज ऑफ इट्स। कहता है ब्लीचिंग एक्शन जो है जो सल्फर डाइऑक्साइड की है, कह रहा वो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का ब्लीचिंग एक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, वो टूटता है, अब सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, अब ब्लीचिंग अगर आप देखोगे ब्लीचिंग का फॉर्मूला होता है CaOCl2 हेमीहाइड्रेट। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब हमेशा याद रखना कि जब SO2 का ब्लीचिंग एक्शन के बारे में स्टडी करोगे या NO2 के ब्लीचिंग एक्शन के बारे में स्टडी करोगे, इट इज ऑलवेज ए रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो जब कभी भी ये सवाल आए तो बिल्कुल डायरेक्ट कर लेना, क्योंकि अब इसके पीछे आपको बहुत सारा डाटा याद रखना पड़ेगा, तो डायरेक्ट याद रख लो कि ब्लीचिंग एक्शन जो है वो एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, याद रख लो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द मेटालिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हार्ड वाटर आर, कह रहा है इसमें से कौन कौन से मेटल्स हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं। अब हार्ड वाटर वो वाटर होता है जो सोप झाग नहीं बनाता, जो नॉर्मली झाग नहीं बनाता, फोम या लेदर नहीं बनाता। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन के कुछ सॉल्ट्स होते हैं, आयरन सिलिकेट, कार्बोनेट, सल्फोनेट, तो ऐसे सॉल्ट्स होते हैं कुछ जो पानी में डिजोल्व होते हैं जिसकी वजह से फोम नहीं बनता। तो ये तीन ऑप्शन है यहाँ पे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। कैल्शियम है इसमें, मैग्नीशियम है, टिन, ये ऑप्शन गलत है। आयरन, टिन, कैल्शियम, ये गलत है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीशियम टिन है, तो टिन ऑप्शन तो नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर बनेगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द हायर कंसंट्रेशन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। कह रहा है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की हायर ज्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से इसमें से क्या होगा। सबसे पहला ऑप्शन है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है बच्चों, जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाएं वाटर में और वाटर का जो मिनरल कंटेंट है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाए और वाटर में जो गैसेस हैं जो असेंशियल हैं थोड़ी वो ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में क्या होता है कि वहाँ पर ना वाटर के इर्द गिर्द आप देखोगे सी वीड्स हो गए या एल्गी हो गए, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये एल्गी वगैरह ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में अगर आप देखोगे
तो जब ये ग्रो करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि वो इसलिए हुए होते हैं कि उनके पानी में मिनरल कंटेंट ज़्यादा हो गया होता है। अब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों के दोनों किसी प्लांट बेस्ड चीज़ के ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तो अगर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का लेवल ज़्यादा हुआ है तो जाहिर सी बात है प्लांट की जो जनरेशन है वो थोड़ी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, प्लांट जो थोड़ा जर्मिनेट जो है अच्छा करेगा या यूट्रोफिकेशन प्रोसेस अच्छा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही लग रहा है मुझे। हार्डनेस, एल्कलाइनिटी, एसिडिटी, इनमें से कुछ नहीं, यूट्रोफिकेशन इज द राइट आंसर, क्योंकि एक सिंगल प्रोसेस दिया, बाकी तो प्रॉपर्टी दी है, ये तो प्रोसेस दिया ना पूरा, तो इस हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो यूट्रोफिकेशन इज द राइट आंसर। तो इसका गारंटी आंसर यूट्रोफिकेशन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन, क्या था इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। अब तीनों अमाइन की बात की, एक अमोनिया, इसका मैं बताता हूं, डाइथाइल अमाइन सबसे ज्यादा रहेगा बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। उसके बाद ट्राइथाइल अमाइन रहेगा, उसके बाद आपका इथाइल अमाइन रहेगा, ये ऑर्डर बता रहा हूं, अगर अमाइन आ गया तो फिर अमोनिया रहेगा। सबसे कम पूछे तो अमोनिया लिख देना, सबसे ज्यादा पूछे तो डाइथाइल अमाइन। तो डाइथाइल अमाइन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये ऑर्डर है अमाइंस की रिएक्टिविटी का और घुलने का एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो डाइथाइल अमाइन इज द राइट आंसर। फॉर क्वेश्चन नंबर 27 का तो बी ऑप्शन बन गया ना आपके लिए। फॉर क्वेश्चन नंबर 28, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलॉय ऑफ, कहता है इलेक्ट्रिक फ्यूज इसमें से किससे बनता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज बनता है टिन और लेड से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो फॉर्मेशन होती है वो फॉर्मेशन होती है टिन और लेड से। टिन और लेड में अगर आप इसकी परसेंटेज देखोगे तो एक 67% के आसपास प्रेजेंट होता है, दूसरा 23% के आसपास प्रेजेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो टिन और लेड की एलॉय है बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द कॉमन नेम फॉर द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला NaOH, NaOH को हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, या कॉमनली हम इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, ठीक है। तो कॉस्टिक सोडा इज द राइट आंसर। कॉस्टिक पोटैश हो गया आपका KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। पर अब देखो NaOH का तो पूछा है, तो ये क्यों नहीं है आंसर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये केमिकल नेम है। हमें क्या पूछा गया है, कॉमन नेम, ये तो केमिकल नेम है ना। तो कॉमन नेम के अकॉर्डिंग जाना तो कॉस्टिक सोडा, अगर केमिकल नेम पूछ लिया होता तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ रहे हो आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रिंट सेशन। बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल द ऑयल्स आर नोन, कह रहा है इनमें से कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा ऑयल का कंटेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन, एस्टर, ठीक है। जितने भी ऑयल्स होते हैं वो सारे के सारे बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, याद रखना। तो ऑयल्स की अगर बात किया तो हाइड्रोकार्बन्स ऑप्शन के साथ आप जाइएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो गाइज इसके साथ हमारा ये सेशन भी खत्म हो गया और बहुत अच्छे से हमारे फोर्थ वीडियो भी सम अप हो गई है। अब मैं जो इसकी बची कुछ रिमेनिंग पोर्शंस है वो भी आपको नेक्स्ट डे पे आपको कल तक मिल जाएंगी। तो आप मेरी इस वीडियो के साथ बने रहो, हेल्प हो रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, कमेंट करके ज़रूर बताओ, सपोर्ट मिलता है, थोड़ा सा मोटिवेट रहते हैं हम भी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, चैनल को जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू सो मच गाइस, हमारे साथ बने रहिए एंड तक।